Hello, dear all, चंद्रभान प्रसाद वंस अगेन। और माननीय दीपचंद मास्टर साहब से यह कंक्लूडिंग वीडियो है, बाद में भी वीडियो आएंगे तो बनाएंगे। आप सभी का स्वागत है मास्टर साहब। धन्यवाद। आपके धन्यवाद। अनुभव का नई जनरेशन को लाभ मिले। जी जी आपसे दो सवाल मैं पूछूंगा इसमें। जी जी पूछिए, आएगा तो जरूर बताऊंगा। अगर 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद जी अगर भारत पर आरएसएस का राज आ जाता कांग्रेस की जगह पर, जी तो कैसा भारत होता है आज? इस विषय पर जो आपने प्रश्न में मुझसे आपने रखा है, यह बहुत ही ऊंचा प्रश्न है। हमारे देश में जो है 1200 वर्षों तक जो है मुस्लिम राज रहा और 150 वर्षों तक अंग्रेज़ों का राज रहा। 1200 वर्षों तक मुस्लिम राज रहा। उस काल में हमारे मनुवादी और ब्राह्मणीवादी व्यवस्था वाले कभी भी नहीं मुसलमानों का खिलाफत किया, बल्कि उनके मंत्री और ऊंचे ऊंचे पदों पर रह करके चुप होकर के बैठे रहे। इसलिए 1200 वर्षों तक वह हमारे देश में मुस्लिम राज किए। वह धन के लोभी थे, धन का उन्होंने दोहन किया। लेकिन 16वीं सदी में अंग्रेज हमारे देश में आए। आने के बाद व्यापार की गरज से आए। आने के बाद यहाँ का पहले तो एक दूसरे रूप में आए, लेकिन धीरे धीरे साम्राज्य की ओर आगे बढ़ने लगे और पूरे भारतवर्ष पर अंग्रेज़ों का राज्य हो गया। जब अंग्रेज़ों का राज्य हो गया तो उस समय के कार्यकाल में दलितों पर घोर अत्याचार होते थे। हमको जो है दिन में चलने का अधिकार नहीं था, हमको कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, और जंगलों में हम रहने के लिए या किसी तालाब पोखरे का पानी भी पीने के हमको अधिकार नहीं था। तो 1785 में नंद कुमार ब्राह्मण जो है बंगाल का, वह कई दलितों की हत्या कर चुका था। तो पहला जो है नंद कुमार ब्राह्मण को अंग्रेज जो है उनके कानून में यह था कि समता का भाव, शासन जो है सब पर बराबर होना चाहिए। तो 1785 में नंद कुमार ब्राह्मण को उन्होंने फांसी दिया। तब इन मनुवादी व्यवस्थाओं वालों को यह ज्ञान हुआ कि अरे बाप रे बाप, ये तो अंग्रेज आए और हमारी मनुवादी व्यवस्था को ये समाप्त करना चाह रहे हैं। तो यह मनुवादी व्यवस्था वाले अंग्रेज़ों का खिलाफत करना शुरू किए। अब अंग्रेज़ों का खिलाफत करने वाले अब आगे बढ़ते गए और यह हुआ कि हमारे लोग जो नहीं जानते थे तो यह मनुवादी व्यवस्था के अंदर रह कर के अपना अंग्रेज़ों के खिलाफत किए। लेकिन यह इतिहास जो है जानने वाले वो जान नहीं पाए। अब नहीं जान पाए तो अंग्रेज यही मनुवादी व्यवस्था वालों के साथ रह करके अपना जो है अंग्रेज़ों के खिलाफत किया। तो अंग्रेज़ जो है 15 अगस्त सन 1947 को यह जो हमारे देश को आज़ाद किया, लेकिन जो दलितों को और जो हमारी बिरादरी को, जो हमारे बाबा साहब 1930 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में जा कर के उन्होंने जाकर अंग्रेज़ों को ललकारा कि 150 वर्षों तक जो आप लोग इंडिया में राज किए हैं, क्या कोई ऐसी कौम है जहाँ छुआछूत और अनेक प्रकार के अत्याचार जो होते हैं उसके बारे में आपने कभी अध्ययन किया? तब अंग्रेज़ों ने फिर जाकर के यहाँ पर आकर के सर्वे किया और सर्वे करने के बाद बाबा साहब की बातों का वहाँ पर यह सत्यता पाई गई कि यहाँ कोई ऐसी कौम है जो शूद्र जात के में, चाहे कोयरी अरे जो है चमार, धोबी, पासी, खटिक, डोम, धरिकार जितनी दलित जातियाँ थी, उनको जो है हमेशा दबाने का प्रयास किया गया। उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब जाकर के लंदन में वहाँ पर अपनी बातें पेश की। और पेश करने के बाद जो बातें तो और कहने के लिए बहुत कहा जा सकता है, लेकिन अंग्रेज जब जान गए कि नहीं वहाँ पर दोहरी राजनीति हो रही, दोहरी व्यवस्था हो रही है, मनुवादी व्यवस्था जो है इस प्रकार से प्रभावी है, तो अंग्रेज़ों जो कुछ भी हम लोगों को दिया है, दलितों को जो भी कुछ मिला है तो अंग्रेज़ों ने हम लोगों को दिया है। यह भारतवर्ष के जितने भी बड़े आरएसएस के जो पंडा पुजारी जो विद्वान हैं वो हम लोगों को उन्होंने कुछ नहीं दिया है। जो कुछ भी मिला है हमको तो अंग्रेज़ों ने दिया है। और बाबा साहब ऐसा हमारा नेता उनसे ले करके और जो है संविधान बना करके वह अपना नियम बना करके उन्होंने
इतने बड़ी डिग्री उस समय कोई किसी के पास नहीं थी भारतवर्ष में। और आज भी भारतवर्ष की गणना में बहुत से बड़े बड़े विद्वान, राहुल संस्कृता ने ऐसा महान कह दिया कि मुझसे अम्बेडकर जो है मुझसे कहीं आगे। तो 32 विषय के वो जो है डिग्री उनके पास थी, 4 विषय के पीएचडी थे, और इतनी बड़ी शिक्षा मतलब कि जो है दुनिया का कोई है नहीं है जिसे माने उनको सिंबल ऑफ नॉलेज और फादर ऑफ लॉ की उपाधि जो है उनको मिली है। इस नाते से हम लोगों को गर्व है, और जो कुछ भी दिया है तो हम लोगों को बाबा साहब ने दिया है। तो यह आरएसएस जो है हम लोग अंग्रेज़ों के माध्यम से हम लोगों को न्याय मिला है, और अंग्रेज़ों के माध्यम से हम लोगों को जो सुविधाएं मिली हैं, लेकिन मनुवादी व्यवस्था जो है आज फिर पुनः यह वर्तमान सरकार जो है फिर हमको लागू करके हमको फिर पीछे उसी जगह ले जाने की तैयारी कर रही है। हमारे जो भी भाई हैं, मेरा वक्तव्य जहाँ कहीं तक भी जाता है वहाँ पर इसी को हमेशा गौर करें, और अपने लोगों को, अपने बच्चों को अंदर वह जुनून भरें कि कतई यह मानववादी व्यवस्था इस देश में न लागू होने पावे। यदि लागू करते हैं तो हर बच्चा निकल करके एक दिन तो मरना ही है, लेकिन यह पशुवत जीवन या गरीबी झेल करके शिक्षा विहीन हो करके यह आदमी जीना, यह मानवता से बहुत दूर है। जब तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन हमको जो भी आज भी हर जगह जो है अनेक प्रकार की ताड़ना मिलती है, हर जगह ताड़ना मिलती है, लेकिन जो अपने विचारधारा के ऊंचे हैं उस बातों का ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और जो दबे कुचले विचारधारा के हीन हैं वो सह करके हट जाते हैं। हमारा प्रश्न ये है, ये तो आपने बढ़िया बातें बताई, अगर ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे दलितों में भी ऐसे इंटेलेक्चुअल हो गए हैं कि वो जो कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही तरह से हैं, तो अगर बीजेपी का शासन हो जाता अंग्रेजों के जाने के बाद, कांग्रेस कहीं नहीं रहती शासन में, तो कैसा दलितों की जीवन होता? हाँ, ठीक आपका प्रश्न यह है कि कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस भी मीठा जहर दी, और आरएसएस जो है वह तगड़ा इंजेक्शन लगा दिया, और वह तगड़ा इंजेक्शन ऐसा है कि वह जो है अपने पुराने विचारधारा पर चलें और पुराने विचारधारा पर ले जाने का प्रयास है। लेकिन कांग्रेस भी चली है, लेकिन इतना कटुता से नहीं किया। जो कटुता इस समय इसमें देखी जाती है आरएसएस में, वह उतनी कटुता उसमें कांग्रेस के ज़माने में, हाँ वो भी हमारा हनन किया, हमारा दोहन किए हैं, लेकिन इतना इस प्रकार से नहीं किए। इसलिए इनसे कहीं कांग्रेस सरकार इनसे अच्छी रही है। तो अभी 10 साल चला है ये बीजेपी की सरकार, अगर इनको 10 साल का मौका और मिल गया तो दलित जीवन फ्यूचर में कैसा होगा? मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, यदि कहीं फिर इनको शासन उनके हाथ में पड़ गया, आज शिक्षा पहले ख़त्म की जाएगी। इसके बाद मैं कहना ये चाहूँगा कि यह सरकार पहले तो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों पर इतना अत्याचार हो रहा है कि पढ़ने पढ़ाने का उनको अवसर नहीं दिया जाता, और प्राइमरी शिक्षा इतनी जल्दी ख़त्म की जा रही है। अब प्राइवेटीकरण की ओर जो है हमारे लोगों को अधिक किया जाता है। तो प्राइवेटीकरण होगा तो वहाँ इतनी फीस होती है कि हमारे गरीब के बेटे वहाँ शिक्षा नहीं पाएंगे, और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए वहाँ फ्री शिक्षा दी जाती है। हमारे बाबा साहब संविधान बना करके शिक्षा देने का सबसे बड़ा अधिकार जो है ये प्राइमरी से दिया है। तो प्राइमरी में इन्होंने ऐसा आरोप लगाया है, इतना बड़ा बंधन डाला कि जितने भी पढ़ाने वाले, चूँकि मैं पेशे से मैं भी अध्यापक रहा हूँ, जब हम लोग पढ़ाते थे हम लोगों के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था। हम लोग जाते थे समय से, और समय से बच्चों को पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे, और सरकारी काम कुछ भी नहीं हम लोगों के स्तर पर था। इसलिए जितने भी बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाया है वो बच्चे आज भी हम लोगों का नाम लेते हैं। लेकिन वर्तमान समय में यह शिक्षा प्रणाली और शिक्षा विधि जो हैं वो टोटल गलत हैं। अध्यापक जो पढ़ाने का, अरे मैं जो ट्रेनिंग किया है, जो पढ़ा है, वो पढ़ाने का आप हमको ढंग देंगे? आप जो जिस ढंग से आप पद्धति दे रहे हैं उस पद्धति से शिक्षा नहीं हो सकती है। ये अध्यापक जो ट्रेनिंग करके आता है उसको क्या आप ट्रेनिंग देंगे? आप तो खुद आपको पढ़ाने का कोई आपका भी गुरु रहा होगा, उसको हम ये कह रहे हैं कि अगर 10 साल बीजेपी को शासन और मिल गया, 10 साल फिर उसको मिल जाएगा तो हम लोग मेटिया मेट हो जाएंगे।
हमारी शिक्षा खत्म हो जाएगी, हमारी सुविधा खत्म हो जाएगी, फिर हम मजबूर हो जाएंगे, मनुवादी व्यवस्थाओं के अंडर में हो जाएंगे और हम आगे बढ़ने का हम लोग का काम नहीं होगा। यह घर भी, हमारा दरवाज़ा भी, जो का ज़मीन जो है, यह सब छीन ली जाएगी बाई फोर्स। मैं कहता हूँ कि ये देखिए, हर अनेक घटनाएँ हो रही हैं, अनेक घटनाएँ हो रही हैं जहाँ वह दलित या कोई भी जात है, उनके बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है, उनको मानसिक ताड़ना दी जाती है, अनेक प्रकार के प्रपंच ला दे जाते हैं। अब ये मनुवादी व्यवस्था के आधार पर ये बहुत ही बुराई हो जाएगी। अब यदि कहीं 10 साल फिर उनको चांस दे दिया जाएगा तो फिर हम मटिया मेट हो जाएंगे। इसलिए हमें नहीं चाहेंगे कि ये मनुवादी व्यवस्था फिर हमारे देश में आने पावे। आखिरी सवाल सर आपसे ये है कि अभी लोकसभा में कुछ दिन पहले आपको याद होगा, बीजेपी के एक बड़े नेता ने बाबा साहब को एक तरह से मजाक उड़ाने की कोशिश किया। तो चलिए, आरएसएस के लोग तो ऐसा करेंगे ही जी, लेकिन दलित नेता कुछ इस सवाल पर ढुलमुल हैं। ढूंढमुन इसलिए है कि वह जनता तो उनको बना करके लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में भेज दिया, लेकिन वह अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वो अपने परिवार को बचाने के लिए ढुलमुल बन करके वहाँ बोलना नहीं चाहते। उनको धिक्कार है, उनको धिक्कार की जनता जो है, जनता की बात आपको वहाँ पहुँचाने के लिए, बोलने के लिए आपको भेजा गया है, तो ढुलमुल क्यों हो। मैं कह रहा हूँ कि जब बिना त्याग, जब जनता जो है, आज जनता के बीच में आकर के सब लोगों के पैर छू करके आपने वोट लिया, लेकिन जनता की आवाज़ वहाँ नहीं उठाएंगे। दलितों पर अत्याचार है तो दलित, मैं कहता हूँ जितने वहाँ दलित हैं आज इस्तीफा सदन में दे दे और दे दे, तो ये जो है लोकसभा में 133 सीटें हैं दलितों की, आज उनकी सरकार गिर जाएगी, फिर कहने के अधिकारी नहीं होंगे कि हम भाजपाई हैं। तो कुछ तो दलित नेता ये कहते हैं कि इस पर हम क्यों बीजेपी का विरोध करें, बीजेपी और कांग्रेस तो एक ही चीज़ है। वो कहने के लिए कहते रहे, लेकिन चूँकि हम लोगों का अनुभव है, कांग्रेसी की चाहे हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस कम की थी, लेकिन ये तो सरेआम धड़ल्ले से जो इनका नियम लागू होता है और लागू होकर के हम लोग को दबाने के, और सारी सत्ता जो है आज के प्रशासन में, पुलिस विभाग को उन्होंने दे दिया है। कानून, कोर्ट कचहरियाँ सब जो है ताक पर रखी गई है, और ताक पर रख करके फोर्स के माध्यम से हमको दबा करके, माने शारीरिक, मानसिक और हर तरह से हरासमेंट होता है। तो यह आरएसएस का नियम है, और यह आरएसएस के नियम के आधार पर हमको ताड़ना दी जाती है कि आप आगे नहीं बढ़ पाए। आज जो कोई बोलने वाला आदमी है तो उसको पहले ही गोली मार दी जाती है, अनेक प्रकार के मुकदमे में फंसा दिया जाता है, अनेक प्रकार के बाधाओं के वह परेशान होकर फिर बोलने का अधिकार में, उसके आप बोलने का साहस न हो पाए। तो मास्टर साहब, आखिरी सवाल, सुरक्षित सीट से चुनकर जाने वाले दलित एमपी को जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यह कहना चाहूँगा कि जहाँ सुरक्षा की व्यवस्था सुरक्षित रखने का बाबा साहब ने जो संविधान के अंदर जो यह उन्होंने स्थान दिया है, यदि कहीं यह स्थान नहीं दिया होता तो हमारे ये दलित जो है वो लोकसभा, विधानसभा या कहीं भी नहीं जा सकते थे। दलित भी जो है प्रधान, गांव का प्रधान नहीं हो सकता था, लेकिन बाबा साहब संविधान में बना करके हमको जगह वहाँ भेजा है। तो जो दलित वहाँ पर विधानसभा या लोकसभा में जाते हैं तो वह दलितों की बात नहीं उठाता है, तो वह गद्दार है, वह नीच है, दबा हुआ जो है, वो एक तरह से पिछलग्गू है और उसके पास जीवट नहीं है, वह मुर्दा है। तो हमारे दर्शक आपको माननीय दीपचंद मास्टर साहब की इस चेतावनी से कुछ सीख लेनी चाहिए कि जो सुरक्षित सीट से चुनकर एमपी बना है, वो जो है उसका काम दलित हितों की रक्षा करना है, और पार्लियामेंट में वो चुपचाप बैठा है बाबा साहब की बेइज्जती के बाद भी। तो क्या बोले थे आप, गुलाम है या क्या है, वो गद्दार है? गद्दार साहब उसको कहें, गुलाम तो दूसरी चीज़, लेकिन गद्दार जो तो होता है, वह गद्दार जो है खाली मुंह दिखाता है खाली, लेकिन उसकी मुंह पर जो है 100 मन का जो है सुलेशन चिपका दिया गया है। मैं कह रहा हूँ कि तुम मैंने जितनी जनता आपको वहाँ से भेजी, तो सबका मुंह तो वहाँ पर तुम हो अकेले। अब तुम अकेले हो करके इतने लोगों की जबान का, उतने लोगों की बुद्धि का, उतने धन उपार्जन का, उनके गरीबी का, अच्छाई का, बुराई का प्रतीक तुम वहाँ गए हो। जनता तो वहाँ जा नहीं पाएगी। जब जनता वहाँ नहीं जा पाएगी, तुम प्रतीक होकर के वहाँ गए हो, तो तब तुम वहाँ नहीं उठा पा रहे हो, तो तुम्हारे ऐसा गद्दार नहीं है, तुम्हारे ऐसा नीच नहीं है, तुमको इस कौम में पैदा होना ही गुनाह है।
धन्यवाद मास्टर साहब, आपसे ये सीरीज जो है लंबी दर्शकों तक जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि इसे फ्यूचर में एक किताब बनाएं, और हम जब भी इस एरिया में आएंगे तो हम आपसे मिले बगैर नहीं जाएंगे और कोई न कोई नई वीडियो आपके साथ बनाएंगे। जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। मैं इसके लिए मैं बहुत बड़ा आपका आभारी हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू।